अस्सलाम वालेकुम क्लासमेट्स। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपना बनाया हुआ आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये था वो और ये है मेरा वर्जन। ये मूवेबल जो बोर्ड था यहाँ पे मैंने मूव करके इधर कर दिया है। मैंने काइंड ऑफ अपनी यूनिवर्सिटी वाली अरेंजमेंट कर दी है इधर। और अरेंजमेंट मैंने ये करी कि मैं टीचर का डेस्क इधर ले आई हूँ और कपड़ों का स्टैंड वगैरह एवरीथिंग वो मैं बैक स्टैंड पे ले गई हूँ। क्यूबीज़ फॉर दी कोट्स लंच एक्सेट्रा वो इधर हो गया है। बच्चे अंदर आएंगे, टीचर बिल्कुल इधर है। ये ग्रुप टेबल है एक्स्ट्रा, ये ओवरहेड कार्ट है, ये भी इधर है। और ये बच्चों की अरेंजमेंट है। पहले अब हमारे पास 21 स्टूडेंट्स हैं और 2 ग्रुप टेबल्स हैं। तो ये और ये 2 ग्रुप टेबल्स मैंने करीब रखी हैं कि अगर कोई वर्क ऐसा होगा कि बच्चे ग्रुप में कर रहे हैं तो वो रीडिंग कॉर्नर के भी करीब होगा, बुक केस के भी पास होगा, सिंक भी इधर है, तो टीचर की निगाहों के सामने बच्चे रहेंगे। तो ये मेरा वर्जन है। जबकि जो ऑथर का वर्जन है वो ये है। उन्होंने ये मूवेबल वॉल विद चॉक बोर्ड्स जो हैं ये हिलाया नहीं है, यहीं रखा है। उन्होंने ग्रुप टेबल इधर कर दी एक और एक ग्रुप टेबल इधर कर दी और ख़ुद इधर प्लेस हो गए और बच्चों का डायरेक्शन इस तरफ है। लेकिन मेरे हिसाब से इस सेटिंग के अंदर भी जो ये वाले बच्चे हैं ये आउट ऑफ रीच हैं टीचर से। या तो टीचर खड़े होकर चलती रहें, और अगर वो स्टेशनरी अपना काम कर रही हैं, कॉपीज़ चेक कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो ये वाले बच्चे खासे दूर हैं। और अगर कोई बच्चा ग्रुप टेबल पे बैठा हुआ है तो वो भी फ़र्क पड़ेगा। ओवरऑल ये भी मुझे सही लग रहा है, बट मुझे ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो आप लोग भी अपना पर्सपेक्टिव मेरे साथ शेयर करिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, और हमारी नेक्स्ट थिंग है ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑथर का पर्सपेक्टिव। अब हमने जब अपना टेबल पढ़ा था, अब आप एक काम करें कि आप लोग जो हैं वो पेज नंबर 6 और पेज नंबर 18 एक साथ खोल के रख लें, तो इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने 2 अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं, पेंसिल और ब्लू। और इन्होंने जो बोला पेज नंबर 18 पे ग्रुप रूल्स, रूल नंबर 3, 8 एंड 9, ग्रुप रूल नंबर 3, 8 एंड 9। 3 क्या है? केयर फॉर दी क्लासरूम मटेरियल एंड इक्विपमेंट एज इफ दे वर योर ओन। 8 है इफ़ यू मेक अ मेस क्लीन एंड अप। 9 है नो ईटिंग, चूइंग और ड्रिंकिंग इन द क्लास। इन्होंने बोला इन पेज नंबर 18 कि अगर हम इन 3 रूल्स को एक कर दें, ही वुड कंबाइन द रूल्स टू क्रिएट अ न्यू रूल। न्यू रूल क्या बना रहे हैं? कीप द क्लासरूम एंड मटेरियल नीट। तो अलग अलग बार बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ही रूल में आप बच्चे को बता सकते हो कि क्लासरूम और उसका मटेरियल दोनों नीट रखें आप। उसके बाद फिर जो है हमारे पास रूल पॉइंट नंबर 2, रिस्पेक्ट ईच अदर। पॉइंट रूल नंबर 10, एज वेल एज द नीड टू कीप वॉइस volume at an appropriate level so everyone can learn. Rule 4 और रूल 10, नो हिटिंग, रनिंग और हॉर्स प्ले। तो ये सब कंबाइन करके एक बनाया जा सकता है हमारा रूल, और वो रहेगा स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट द टीचर्स एज वेल एज देयर क्लासमेट्स। जो मेरा वर्जन था, जो मैंने बनाया था, वो ये था रिस्पेक्ट टीचर्स एज वेल एज योर क्लासमेट्स। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं इन्होंने अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में बताया कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो टीचर्स की अथॉरिटी को डिफ़ाइन करते हैं। इसीलिए टेक टॉक इन एन इंडोर वॉइस, रेज योर हैंड फॉर परमिशन, स्टे इन योर सीट एट ऑल टाइम्स। बट ये दोनों जो हैं वो हमेशा फॉलो नहीं हो सकते, तो इसको हम अंडर दिस ब्रॉड रूल ले आएंगे, रिस्पेक्ट टीचर्स एज वेल एज योर क्लासमेट्स। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 7। अब इनके हिसाब से जो है रूल 7 कैन बी इंक्लूडेड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लास। सो ये अलग से इंक्लूड कर लिया है इन्होंने। रूल 1 एंड रूल 2 भी अलग से इंक्लूडेड है। व्हाट कैन मैंड्रियल डू? अच्छा, अब ये रिफ्लेक्ट ऑन टीचर, केस 3B। अब इसके अंदर क्या है? व्हाट कैन मैंड्रियल डू टू एलिमिनेट सम ऑफ द ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम्स। उनकी क्लास में क्लटरिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी क्लास का क्लटर दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अब ये सवाल था। तो क्लटरिंग की इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना मैप बना के डाला है।
उन्होंने यही लिखा है कि बहुत ज़्यादा न्यूसेंस है उनके क्लास में, अट्रैक्टिव न्यूसेंस, कंप्यूटर स्टेशन, चॉक बोर्ड, रीडिंग का एरिया, मूवेबल चॉक बोर्ड, सिंक जो उन्होंने बोला, और क्यूबीज। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई सेटअप बनाया जाए कि टीचर सबको देख सकें। इसीलिए मैंने ये सोचा, अच्छा ये एक बाहर मुल्क का पर्सपेक्टिव है तो ये शायद थोड़ा लीलियंटली सोच लें। मैंने लिटरली अपनी यूनिवर्सिटी को दिमाग में रखते हुए, एक स्ट्रिक्ट वो दिमाग में रखते हुए टीचर को यहाँ पे किया, क्योंकि बच्चे बाहर भी देखते रहते हैं इधर से उधर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहाँ पे विंडो भी है। तो आई डिड नॉट वांटेड माई चिल्ड्रन टू लुक आउट ऑफ द विंडो आइदर। इधर लिखा हुआ है ना, बुक केस बीनीथ अ वॉल ऑफ विंडो। तो आई डिड नॉट वांटेड देम टू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि आराम से कन्वीनियंटली वो बाहर भी देख रहे हैं, यहाँ वाले बच्चे भी, यहाँ वाले भी, यहाँ वाले भी। व्हाट आई डिड इज़, मैंने इस टेबल को बनाया टीचर का टेबल, इन सब का मुंह घुमाया, इस तरफ कर दिया, और पीछे मैंने सारी क्लटरिंग वाली चीज़ें, कपड़े उतार के इधर रख रहे हो, विच आई फेल्ट वो समहाउ रॉन्ग। क्यों? लेकिन ये मूवेबल चॉक बोर्ड मुझे इधर हर हाल में लेके आनी थी कि टीचर काम करेंगी, लिखेंगी तो बच्चे देखेंगे। एंड अगेन अगर ये बोर्ड इधर है और टीचर इधर खड़ी हुई है तो अगेन इन बच्चों का पीछे हो रहा है। अगर इन वाले केस में आप देखें तो अगर टीचर इधर खड़े होकर चॉक बोर्ड पे काम कर रही हैं, कुछ लिख रही हैं, वाइट बोर्ड है, चॉक बोर्ड है, तो ये चॉक बोर्ड या ये चॉक बोर्ड, यहाँ पे तो सब बच्चे देख सकेंगे बट टीचर का डेस्क दूर होगा। अगर इस चॉक बोर्ड पे काम कर रही हैं टीचर तो ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, अगेन दे ऑल हैव टू मूव। और दूसरा कि ये भी बीच में नहीं होना चाहिए, इससे मूवेबिलिटी का इशू होगा। तो आप सब भी अपने पॉइंट्स दें और सजेस्ट करें। हैव आई फाउंड दी राइट आंसर? मे बी आप लोगों के पास ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन हो। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो वहाँ पे 3 थे, डिस्क्राइब मॉन्ट्रियल्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। बग़ैर इसको पढ़े मैंने जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकाला था और उनकी स्ट्रैटेजी को मार्क किया था। मार्किंग हमने कैसे करी थी, अगर एग्ज़ाम में भी हमारे पास आएगा तो जो हमने चार्ट पे से रीड आउट किया था, मैं आप लोगों को दोबारा दिखाती हूँ। मैंने इसीलिए पेपर्स स्टेपल नहीं किए थे कि थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक मिनट। अब इन्होंने स्ट्रैटेजी का क्या लिखा है कि मॉन्ट्रियल डज नॉट हैव अ क्लियर प्रेफरेंसेस, कि उन्हें वर्बली बच्चों से बात करनी है या नॉन वर्बल इंस्ट्रक्शंस देने हैं। अब हमने जो है इसको असेस किया था ना, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, ताकि मैं वो निकाल सकूं अपना चार्ट का फर्स्ट पेज। सो मेसी, मेरी भी मैनेजमेंट बहुत ख़राब हो गई है इस वक्त। अच्छा जी, हमने ये निकाला था ना कि उनके वर्बल जो थे वो 3 थे और नॉन वर्बल क्यूज़ जो उन्होंने बच्चों को दिए थे वो 2 थे। तो जो है उन्होंने बच्चों को वर्बल क्यूज़ ज़्यादा दिए थे और नॉन वर्बल क्यूज़ कम दिए थे। तो उससे क्या हुआ, हियर इट कम्स, हमने पहले ही असेस कर लिया था कि उन्होंने वर्बल क्यूज़ 5 दिए थे और नॉन वर्बल 4 दिए थे। नेगेटिव उन्होंने कमेंट्स 2 दिए थे और पॉजिटिव 3 दिए थे और न्यूट्रल 2 दिए थे। तो यहाँ पे टीचर जब बच्चों को वर्बल कमेंट्स ज़्यादा देती हैं तो क्या होता है, जब वर्बल कमेंट्स ज़्यादा दिए जाते हैं तो बच्चों का फोकस डाइवर्ट होता है। दूसरे बच्चे जो डिस्टर्ब नहीं थे वो भी सारे डिस्टरप्ट हुए। अगर, और दूसरा क्या है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशन डज ही यूजेस मोस्ट। इंटरवेंशन के अंदर उनके पास पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव 2 हैं, न्यूट्रल 2 हैं। नेगेटिव री उन्होंने काइंड ऑफ ज़बरदस्ती दी है। ज़बरदस्ती क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चों को टेली मार्क्स ऑलरेडी दे रहे हैं तो प्रॉब्ली उनको बीच में हिंडर करके वर्बल कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इंटरवेंशन पे उन्हें कोई और प्लान सोचना पड़ेगा। दूसरा, लास्ट 50 मिनट पे जब उन्होंने बच्चों को थोड़ा सा काइंड ऑफ ब्रेक दिया, अप्रिसिएशन दी, तो बच्चे ज़्यादा इंगेज हुए। उसके बाद एक्टिविटी में कोई डिस्टरप्टेड बच्चा और वो नहीं था। तो उनको अपने उसमें थोड़ा सा उसकी फ़ोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। रिस्पॉन्स वो ज़्यादातर नेगेटिव, उस पर ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ कॉशियस हो गया है बंदा, और वो एक चीज़ तलाश करने के लिए मुस्तकिल नेगेटिव चीज़ें तलाश कर रहे हैं और नेगेटिव चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों को पॉजिटिव जेस्चर्स दे के इम्प्रूव भी कराया जा सकता है। बच्चों का रिस्पॉन्स जो था, बेस्ड ऑन द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, वेयर कैन ही इम्प्रूव। एट 50 minutes, Montreal praised the students for their work. They responded with cheering that was short and they quickly refocused. The student made a smooth transition to next activity when the class was recognized for behaving appropriately.
It seemed to encourage more of the desired behavior. Perhaps Montreal could try praising desired behavior instead of relying so heavy on telemarks. दूसरा, मेरे हिसाब से टेलीमार्क्स वाली स्ट्रैटेजी कुछ बदल के बच्चों को दूसरी तरीके के आप बच्चे को एक टेलीमार्क मेरे हिसाब से एक नेगेटिव वो है, रीइंफोर्समेंट है कि आप बच्चे को वो कर रहे हो कि आप मज़ीद बुरे हो गए, आप ऑलरेडी प्रीवियसली भी टेलीमार्क में थे, आपको दोबारा भी मार्क मिल गया है। नहीं, आप इनफैक्ट अगर बच्चों के साथ ये करें कि हर क्लास के बाद अगर आप एक पेन ही रखना है आपको गोल्डन, और आप वाइट बोर्ड पे हर बच्चे को स्टार दें कि एवरीवन हु फोकस्ड विल गेट अ गोल्डन स्टार, एवरीवन हु आंसर्स मी बैक वुड गेट अ सिल्वर स्टार, या कुछ इस तरीके का करें तो बच्चे ज़्यादा फोकस रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा वो करेंगे। या इस तरीके के इंटरवेंशन प्लान्स कुछ और भी हम वो कर सकते हैं। आगे हमारे पास ये सारे ब्लैंक वो हैं कि अगर टीचर हमें कोई इस तरीके की क्लासरूम एक्टिविटी कोई केस देती हैं तो उस हिसाब से है। फिज़िकली हम क्या क्या कर सकते हैं, एडिशनल आइटम्स, सही है, डोर्स, विंडोज़, बुकेस, लैब स्टेशनरीज वगैरह, ये वो। अब हमारे पास इसी तरीके का टाइम ऑन टास्क चार्ट, अगर हमें कोई केस स्टडी दी जाए तो उसका टास्क चार्ट कैसे बनेगा। अब हमने एक देख लिया है तो प्रॉब्ली अगर कोई केस स्टडी मिलेगी तो इंशाल्लाह हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू क्लासमेट्स। मुझे समझने में आसानी हुई। अगर कोई पॉइंट मेरा कहीं गलत हुआ है या इफ़ आई हैड मेड एनी मिस्टेक, तो क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है तो आप लोग प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू।